हाय दोस्तों, कैसे हैं। उम्मीद है आप सब ठीक होंगे, अपनी पढ़ाई कर रहे होंगे। मैं मोहम्मद मुख्तार आप सबके सामने मैं फिर से हाजिर हूं भारत के भूगोल की एक अहम कड़ी लेकर। आज हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं भारत में पेट्रोलियम उत्पादन। हम इस एक वीडियो में कोशिश करेंगे कि पूरा का पूरा पेट्रोलियम उत्पादन को भारत के संदर्भ में समझा दिया जाए और जो भी महत्वपूर्ण प्रश्न है उन सबको एक एक करके हम इसमें समाहित करें। तो यह वीडियो आपके लिए ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव दोनों फॉर्मेट में कारगर साबित होगा। जहां तक ऑब्जेक्टिव प्रश्न का सवाल है तो आपको जानकारी है ही कि मैंने ऑब्जेक्टिव फॉर्मेट की भी एक श्रृंखला शुरू की है। अभी तक मैंने इंडियन ज्योग्राफी में जो जो भी चीजें पढ़ाया हूं उन सबको ऑब्जेक्टिव फॉर्मेट में भी आपके सामने ला रहा हूं। तो इस वीडियो का भी ऑब्जेक्टिव फॉर्मेट बहुत जल्द आपके सामने प्रस्तुत होगा। इसके लिए मैंने एक बाकायदा ऑब्जेक्टिव ज्योग्राफी का प्लेलिस्ट बनाया हुआ है, उसमें आप जाइए और क्रमशः सारे वीडियो को एक एक करके देखिए। तो चलिए हम मूल टॉपिक पर बढ़ते हैं कि जब आप किसी भी प्रकार की लोक सेवा आयोग की परीक्षा दे रहे हो या ग्रेजुएट लेवल या उससे ऊपर के परीक्षा में प्रश्नों का उत्तर दे रहे हो तो बिल्कुल ध्यान से सुनिएगा। तो उन प्रश्नों का जवाब आप भूमिका से स्टार्ट करते हैं। भूमिका में किन किन बातों का ध्यान रखना आवश्यक है, क्योंकि भूमिका में आप प्रश्नों के मूल चीज को पहले उकेर देते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। भारत में पेट्रोलियम उत्पादन की हम भूमिका लिखेंगे, ठीक है। तो देखिए कौन कौन सी बात लिखना है। तो पहला क्या लिखना है कि यह एक प्रकार का प्राकृतिक संसाधन है। ये तो आपको डालना ही है, प्राकृतिक संसाधन बोल दीजिए, या फिर ये जीवाश्म ईंधन है। जीवाश्म ईंधन है, ठीक है, यहां तक कोई दिक्कत नहीं। दूसरा जो महत्वपूर्ण बातों का इसमें आप ध्यान देंगे वो ये ध्यान देंगे कि इसे जो है काला सोना के नाम से जाना जाता है। काला सोना यानी ब्लैक गोल्ड, ठीक है, इसे काला सोना या ब्लैक गोल्ड के नाम से जाना जाता है। और तीसरी बात है क्या जानना है वो ये इसमें जो देना है कि पेट्रोलियम को कच्चा तेल के नाम से भी जाना जाता है। कच्चा तेल यानी क्रूड ऑयल, क्रूड ऑयल के नाम से जाना जाता है। अब चौथी बातें जानने से पहले रुक जाइए यहां पे, वो ये कि जहां हम ऑब्जेक्टिव फॉर्मेट या ऑब्जेक्टिव प्रश्न में हम जो फंसते हैं वो ये कि पेट्रोलियम को काला सोना कहा जाता है। जब आपने जो है कि कोयला वाला चैप्टर पढ़ा होगा या फिर मैंने जो ऑलरेडी अपलोड किया हुआ है भारत में कोयला उत्पादन का, उसमें हमने एक वर्ड का प्रयोग किया है काला हीरा का। तो वहां पे आपको एक वर्ड मिलेगा काला हीरा। तो ये चीजें भी ध्यान रखिएगा। काला हीरा यानी ब्लैक डायमंड, ब्लैक डायमंड। तो इसको याद रखिएगा कि यह प्रयोग होता है कोयला के लिए, यह प्रयोग होता है कोयला के लिए। तो अब आप भूलेंगे नहीं, ब्लैक गोल्ड पेट्रोलियम को कहा जाता है और ब्लैक डायमंड कोयला को कहा जाता है। तो ये चीजें एकदम माइंड में सेट कर लेना है। अब एक प्रश्न ये उठता है कि पेट्रोलियम को काला सोना या फिर कोयला को काला हीरा क्यों कहा जाता है। तो इसका सिंपल सा जवाब है वो इसलिए क्योंकि ये चीजें बहुत ही कॉस्टली होता है, बहुत ही महंगा होता है, इसलिए इनको उपनाम दिया जाता है। और चौथा जो महत्वपूर्ण टॉपिक या महत्वपूर्ण सेंटेंस आप भूमिका में लिखेंगे वो ये, भारत में ऊर्जा के प्रमुख साधन में से, इसमें एक महत्वपूर्ण है कि पहला स्थान कोयला का है और दूसरा स्थान पेट्रोलियम का है। ये दो चार महत्वपूर्ण चीजें आपको बताना है।
तो ये भी ऑब्जेक्टिव प्रश्न बन गया कि भारत में ऊर्जा के प्रमुख साधन या ऊर्जा के प्रमुख संसाधन कौन कौन से हैं। तो उसमें आप बताएंगे पहला स्थान पर कोयला है और दूसरे स्थान पे पेट्रोलियम है। चूंकि आप पेट्रोलियम के बारे में लिख रहे हैं तो आप लिखेंगे कि ऊर्जा के प्रमुख संसाधन में पेट्रोलियम का दूसरा स्थान है, ठीक है, जहां पहला स्थान कोयला का है। तो इस तरह आप ये भूमिका लिखते हैं जिससे कि आपके उत्तर में 4 चांद लग जाता है, ठीक है। तो हम चाहेंगे कि आप इनका स्क्रीनशॉट लेना चाहें ले सकते हैं, लिखना चाहें लिख सकते हैं, फिर हम बात करेंगे आगे। आइए दोस्तों, अब हम देखते हैं दूसरा पड़ाव पेट्रोलियम का। वो ये कि पेट्रोलियम का निर्माण कैसे होता है। तो आप जान लीजिए कि पेट्रोलियम का निर्माण भी ठीक उसी तरह होता है जिस तरह कोयले का निर्माण होता है। तो अब कोयले का निर्माण कैसे हुआ, ये हमने ऑलरेडी कोयला वाला वीडियो जिसमें हमने भारत में कोयला उत्पादन के नाम से वीडियो बनाया हुआ है, उसमें हमने बखूबी समझाया है कि कोयले का निर्माण कैसे होता है। तो यहां मैं उसको रिपीट करना उचित नहीं समझता हूं, बस इतना ही बता देना चाहता हूं कि भारत में पेट्रोलियम का निर्माण ठीक उसी तरह होता है जैसे कोयले का निर्माण होता है, कोयले की तरह। तो कोयला उत्पादन का वीडियो अगर आपने नहीं देखा है तो उसका लिंक मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, आप जरूर देख लेना, क्योंकि जब आप उसे देखेंगे तभी इस वीडियो को पूरी तरह आप समझ पाएंगे। मोटे अर्थों में यह समझ लीजिए कि लाखों करोड़ों वर्ष लग जाते हैं इसके उत्पादन में। प्राकृतिक घटनाओं, लाखों करोड़ों वर्ष पूर्व जब प्राकृतिक घटनाएं हुई, चाहे वो बाढ़ हो, भूकंप हो, ज्वालामुखी हो, किसी भी तरह से पृथ्वी पर मौजूद जीव जंतु, पेड़ पौधे जमीन के अंदर समा जाते हैं और जमीन के अंदर 3 जो कि घटनाएं होती है। ऑक्सीजन की कमी हो जाती है, पृथ्वी का दबाव पड़ जाता है और जमीन के अंदर की ऊष्मा की वजह से जो वो सब चीजें जमीन के अंदर दबी हैं वो अपना रूप परिवर्तित कर लेती है। क्योंकि ऑक्सीजन की कमी की वजह से वो जल नहीं पाता है, इसलिए उनका रूपांतरण हो जाता है कोयले में या फिर पेट्रोलियम में। इस पर मैं ज्यादा अब डिस्कस नहीं करूंगा। अब जो मूल बातें आपको जाननी है वो ये कि देखिए दूसरा अगला पड़ाव क्या है, उत्पादन। उत्पादन का इतिहास जानना है हमको, उत्पादन का इतिहास। ये महत्वपूर्ण बातें हैं, इस वीडियो का बेस आप कह सकते हैं। अभी तक आप अगल बगल झांक रहे थे, अब मेन टॉपिक पर हम आए हैं जिससे प्रश्न उभरता है। अब हमने लिख दिया उत्पादन का इतिहास, यानी भारत में पेट्रोलियम उत्पादन जो हुआ है उसको हम इतिहास से समझने का प्रयास करेंगे और कहानी की तरह समझेंगे। हम कोशिश करेंगे कि वो कहानी की तरह आपके मन मस्तिष्क में मन के पटल पर बैठ जाए, ठीक है। सिर्फ आपको एक बार स्मरण की आवश्यकता हो और वो सारी चीजें क्लियर हो जाए। तो बिल्कुल बारीकी से और एक एक शब्द को ध्यान से सुनिएगा कि भारत में पेट्रोलियम का उत्पादन कैसे होता है। तो जान लीजिए, हम शुरुआत करते हैं आजादी से पहले, चलते हैं 1860 ईस्वी में। भारत का जो पूर्वोत्तर इलाका है जिसमें 7th सिस्टर स्टेट की संज्ञा जिसे दी गई है, भारत के 7 राज्य जिसको बहनों की संज्ञा दी गई है, वहां पर पेट्रोलियम बहुतायत से पाया जाता है और आज भी वो चीजें कहीं ना कहीं साबित होती हैं। तो 1860 ईस्वी से ये क्रम शुरू होता है जब पहली बार और पहली खुदाई एक जगह होती है मार्गेरियो में। अब हम एक एक करके पड़ाव दर पड़ाव आगे बढ़ते हैं। देखिए उत्पादन का इतिहास शुरू होता है कहां से, पहला हम शुरू कर लेते हैं 1860 ईस्वी से, जहां पर असम का एक क्षेत्र है मार्गेरियो। मार्गेरियो बिल्कुल
ध्यान से समझिएगा, मार्गेरियो क्षेत्र ये कहां पे है? असम में। यहां पर पेट्रोलियम की खुदाई होती है। ठीक है, फिर 2-4 साल के बाद यानी वर्ष कौन सा आता है? 1867 ईस्वी में, और वो होता है माकुम क्षेत्र में। ठीक है, 1860 में मार्गेरियो क्षेत्र में पेट्रोलियम की खुदाई होती है। फिर 6 साल के बाद यानी 1867 ईस्वी में माकुम क्षेत्र में पेट्रोलियम की खुदाई होती है। फिर उसके बाद थोड़े ही समय के बाद यानी 1889 ईस्वी में जो है कि असम का एक क्षेत्र आता है डिगबोई क्षेत्र। ये 3 क्षेत्र हमने लिखा है। 1860 ईस्वी में मार्गेरियो क्षेत्र, 1867 ईस्वी में माकुम क्षेत्र और 1889 ईस्वी में डिगबोई क्षेत्र में पेट्रोलियम की खुदाई होती है। ये 3 चीजें आपको याद रखनी है, तभी आपके प्रश्न का बेस तैयार होगा। 60 में मार्गेरियो, 67 में माकुम, 89 में डिगबोई। और ये तीनों चीजें कहां पर स्थित है भाई साहब? असम में। अब ये सब नाम आपको हर हाल में याद होना है। 60 में मार्गेरियो, 67 में माकुम, मार्गेरियो माकुम डिगबोई। इस तरह आप 2-3 बार रिपीट कीजिए। आई होप कि आपके माइंड में ये चीजें सेट हो जाएगा। ठीक है, अब यहां देखिए जो ऑब्जेक्टिव प्रश्न क्या उभरता है वो ये कि यह जो डिगबोई क्षेत्र है, यानी होता है नहीं कि पहले जो क्षेत्र में खुदाई हुई वहां पर कम मात्रा में या फिर बहुत ही कम मात्रा में पेट्रोलियम की प्राप्ति हुई, लेकिन जैसे ही डिगबोई क्षेत्र में खुदाई हुई यहां पर एक विशाल भंडार कहें पेट्रोलियम का मिल गया। तो ये चीजें जो है डिगबोई से रिलेटेड कई सारे प्रश्न आज भी परीक्षाओं में पूछे गए हैं। जैसे पूछ देगा कि डिगबोई क्षेत्र क्यों फेमस है पेट्रोलियम उत्पादन के लिए, डिगबोई क्षेत्र कहां स्थित है? असम में। और भी महत्वपूर्ण चीजें जो आपको ध्यान में रखनी है वो ये मैं यहां टॉपिक वाइज लिख देता हूं। पहला, डिगबोई क्षेत्र के बारे में यह कहा जाता है कि भारत का सबसे पहला पेट्रोलियम उत्पादन जो है डिगबोई में हुआ। अब आप प्रश्न करेंगे ऐसा क्यों? अभी तो आप मार्गेरियो बता रहे थे, ये प्रश्न कर सकते हैं। भाई साहब अभी मैंने बताया था कि मार्गेरियो, माकुम ये सब जो क्षेत्र है ना, इसमें बहुत कम मात्रा में पेट्रोलियम की प्राप्ति हुई। डिगबोई में एक भंडार कहिए, एक सामान्य सा वर्ड यूज किया जाता, विशाल भंडार मिला अभी तक, जो 89 में खोजा गया। उस समय तक ये फिर ये कहावत प्रचलित हो गई कि भारत का सबसे पहला या सबसे पुराना पेट्रोलियम उत्पादन क्षेत्र, पेट्रोलियम उत्पादक क्षेत्र कह सकते हैं। या अब दूसरा जो टॉपिक उभरता है ये कि तत्कालीन भारत का सबसे बड़ा पेट्रोलियम उत्पादक क्षेत्र हुआ। कई सारे प्रश्न आ गए, 2-3 बार रिपीट कीजिए क्योंकि यहीं से सबसे ज्यादा प्रश्न उभरते हैं। ये पूछ देगा मार्गेरियो में पेट्रोलियम की खुदाई कब हुई, 1860 में, माकुम में कब हुई, 67 में, और डिगबोई में कब हुई, 89 में। या फिर आपसे ऑब्जेक्टिव प्रश्न में इसको क्रम से सजाने के लिए दे दिया जाएगा कि इनको जो है कि उत्पादन वर्ष के हिसाब से क्रम से सजाइए, ये दे देगा। तो मार्गेरियो, माकुम और डिगबोई ये तो माइंड में आपको सेट कर लेना है भाई साहब। ठीक है, अब देखिए आगे अब हम बढ़ते हैं। ये जो डिगबोई में से 2 महत्वपूर्ण प्रश्न बना कि भारत का सबसे पहला पेट्रोलियम उत्पादन
करने वाला क्षेत्र है, या फिर कहें कि तत्कालीन भारत का सबसे बड़ा पेट्रोलियम उत्पादक क्षेत्र हो गया। यह रिकॉर्ड हो गया उस समय, यह रिकॉर्ड हो गया उस समय का कि सबसे ज्यादा पेट्रोलियम उत्पादक क्षेत्र है। और यह रिकॉर्ड इनका चलता रहा कब तक, मैं लिख दूं, यह रिकॉर्ड इनका रहा 1953 ईस्वी तक बरकरार रहा। कब तक, 1989 से 1889 ईस्वी से 1953 ईस्वी तक यह रिकॉर्ड डिगबोई के नाम रहा कि तत्कालीन भारत का सबसे बड़ा पेट्रोलियम उत्पादक क्षेत्र है। ठीक है, ये अभी कहानी यही ही समाप्त नहीं होती है, क्योंकि जगह इसमें कम है। चलिए इधर मैं लिख देता हूं कि 1953 ईस्वी तक तो इनका रिकॉर्ड हो गया। अब आता है वर्ष, आता है 1955 ईस्वी। 1955 ईस्वी में एक संगठन की स्थापना की जाती है, क्योंकि 53 ईस्वी तक ऐसे ढुलमुल रवैया रहा। इसके अलावा भी बहुत सारा क्षेत्र में खुदाई की गई है, लेकिन उतने कारगर नहीं हुए। लेकिन एक महत्वपूर्ण परिवर्तन 1955 ईस्वी में आता है, वो ये जब इसमें जो है एक संगठन की स्थापना की जाती है, तेल एवं प्राकृतिक गैस निदेशालय की स्थापना की जाती है। इसका नाम जो है अगले ही वर्ष चेंज कर दिया जाता है, यानी 1956 ईस्वी में तेल एवं प्राकृतिक गैस निदेशालय का नाम चेंज करके उसका कर दिया जाता है तेल एवं प्राकृतिक गैस निगम, ये कर दिया जाता है। 55 में वो निदेशालय रहता है और 56 में उसे निगम कर दिया जाता है। तो चूंकि जगह कम है, हम चाहेंगे आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें, लिखना चाहें लिख लें, क्योंकि अभी इतिहास में बहुत सारी बातें अभी करनी बाकी है। चलिए आइए दोस्तों देखते हैं। अभी आपने देखा कि 1955 ईस्वी में तेल एवं प्राकृतिक गैस निदेशालय की स्थापना हुई, फिर अगले ही वर्ष उसका नाम चेंज कर दिया गया। तो देखिएगा, निदेशालय और निगम दो अलग अलग चीजें हैं, लेकिन दोनों एक ही का नाम है। तो आपसे प्रश्न पूछ देगा, तेल एवं प्राकृतिक गैस निगम की स्थापना कब हुई? वो तो 1955 और 1956, आप समझ रहे हैं, 1956 ईस्वी बताना है। अब देखिए, तेल एवं प्राकृतिक गैस निगम जो है उनको शॉर्टकट में आप ONGC के नाम से जानते हैं। अब इसका कई बार फुल फॉर्म पूछ दिया जाता है, तो उसका फुल फॉर्म इस तरह, ऑयल एंड नेचुरल गैस कॉरपोरेशन कहते हैं। ठीक है, ये इंग्लिश नाम है। ऑब्जेक्टिव जो कि प्रश्न में आपसे इनका फुल फॉर्म पूछा जाएगा, तो घबराना नहीं है। तेल एवं प्राकृतिक गैस निगम भारत में बड़े पैमाने पर स्थापित पहला निगम था, क्योंकि यह सिर्फ भारत का ही नहीं, आप देख सकते हैं कि 47 में हमें आजादी मिली और 55 में इसकी स्थापना की जाती है, 56 में उसका नामकरण किया जाता है। लेकिन इसमें जो तकनीकी सहयोग हमको मिला था, ये मैं अलग कलर से लिख दूं, तकनीकी सहयोग, यहां से ऑब्जेक्टिव प्रश्न जरूर पूछा जाता है कि ये ONGC में तकनीकी सहयोग देने वाले देशों का नाम जरूर पूछा जाता है। तो दो चार नाम है, उसको हर हाल में आप याद कर लीजिएगा। वो ये एकदम बिल्कुल ध्यान से देखिएगा, अमेरिका, सोवियत रूस, फ्रांस,
कनाडा और जर्मनी, ये 5 ऐसे देश हैं जिन्होंने अपनी तकनीकी सहायता प्रदान की भारत को, जिसकी वजह से क्या है कि भारत को लाभ यह हुआ कि पहले से जो एक ढर्रा चला आ रहा था, अब देखिए कब आजादी से पहले किसका था वर्चस्व? अंग्रेजों का भारत पर। आजादी के बाद अब देखिए किसमें ब्रिटेन का, अंग्रेजों का कहीं नाम नहीं है। तो आपसे ऑब्जेक्टिव प्रश्न में इस तरह पूछेगा कि ओएनजीसी को तकनीकी सहायता प्रदान करने वाले देश निम्नलिखित में से कौन नहीं है, यह पूछा जाएगा। आपको इनमें से कोई 2-3 नाम दे देगा, 3 नाम दे देगा और चौथा नाम ब्रिटेन का देगा। तो बहुत से लोग अगर नहीं याद है तो वो ब्रिटेन को छोड़ के कोई और देश मारेगा, तो जाहिर सी बात है वो गलत कर देगा। तो भाई साहब आपको गलत नहीं करना है, बाकी ये चीजें ध्यान दे देना है कि इसमें ब्रिटेन का नाम नहीं है, ठीक है, ब्रिटेन का नाम इसमें नहीं है, ठीक है। अब ये तकनीकी सहायता मिला तो ओएनजीसी के कार्य में पंख लग गए और इसके बाद जो है प्राकृतिक या फिर पेट्रोलियम के खोज में तीव्र वृद्धि हुई। इसके बाद भी स्थापित होता है वहां ब्रिटेन का हाथ होता है कि भाई ब्रिटेन क्यों पीछा रहे, लेकिन हम उनकी स्थापना बाद में करते हैं, पहले हम आगे बढ़ जाते हैं, उसको हम यहाँ पे रोकते हैं, हम वो देखते हैं। पहले हम ये ओएनजीसी का देख लेते हैं इनका काम क्या हुआ। अभी तक आप देख रहे थे कि पेट्रोलियम का उत्पादन कहाँ किया जा रहा है, पूर्वोत्तर भारत में किया जा रहा है, और वो हिस्सा जो हिस्सा की चारों तरफ से किसी न किसी देश से जुड़ा हुआ है, वहां पर हम पेट्रोलियम का उत्पादन कर रहे हैं। और वो काम को आगे बढ़ाने में भारत के अन्य हिस्सों में भी इस तरह की खुदाई हो, इसके लिए ओएनजीसी ने बढ़ चढ़कर सहयोग दिया। तो इसमें सबसे जो कि महत्वपूर्ण नाम ये आता है, एकदम बिल्कुल ध्यान से देखिएगा, वो कौन कौन सा नाम आता है, वो आ जाता है सन 1961 ईस्वी में। 1961 ईस्वी में गुजरात के खंभात क्षेत्र में पेट्रोलियम की खुदाई होती है। अब आप देख रहे हैं कि अभी तक कहां हो रहा था, असम वाले एरिया में, भारत के सबसे पूर्वी हिस्से में, और कहां पहुंच रहा है, भारत के सबसे पश्चिमी एरिया में पहुंच रहा है, वहां पर खुदाई की जा रही है, ठीक है। तो खंभात क्षेत्र में पेट्रोलियम की खुदाई कब की गई? 1961 ईस्वी में। और एक महत्वपूर्ण बात कि एक बॉम्बे हाई है, बॉम्बे हाई, यह क्षेत्र जब बिल्कुल ध्यान में दीजिएगा कि खंभात क्षेत्र गुजरात वाला एरिया के बाद फिर दक्षिण की तरफ हम बढ़े और बॉम्बे हाई में आ गए। बॉम्बे हाई के बारे में और भी आगे हम बात करेंगे इसी वीडियो में, यहां फिलहाल जान लीजिए कि बॉम्बे हाई में जो उसकी खोज की गई है ना पेट्रोलियम की, 1973 ईस्वी में इसका खोज किया जाता है और यहां पे खुदाई की जाती है 1976 ईस्वी में। अब यहां से जीके चेंज होता है, वो ये कि बॉम्बे हाई के बारे में अब कहा जाता है कि वर्तमान में जो है 2 ऑब्जेक्टिव प्रश्न तो यहां से उभर कर सामने आता है। पहला ये आता है कि भारत का सबसे बड़ा पेट्रोलियम उत्पादन यहां से किया जा रहा है। सबसे बड़ा पेट्रोलियम उत्पादन जो क्षेत्र है वो बॉम्बे हाई को कहा गया। और दूसरी बातें क्या महत्वपूर्ण बातें हैं कि यह वाला क्षेत्र जो है कि इनका यह रिकॉर्ड तोड़ता है किसका, दूसरी बात है यह रिकॉर्ड किसका तोड़ रहा है, डिगबोई का। 1953 ईस्वी तक जिनका जो है कि क्या बोले एक रिकॉर्ड हो गया था कि भारत का सबसे अधिक पेट्रोलियम क्षेत्र वाला हो गया डिगबोई। लेकिन 1976 में
इसका जो है कि रिकॉर्ड बन जाता है कि भारत का सबसे बड़ा पेट्रोलियम उत्पादक क्षेत्र अगर कोई है तो वह है बॉम्बे हाई, जो महाराष्ट्र के मुंबई से दूर समुद्र में स्थित है। तो अब यहीं नहीं रुकना, एक तो हो गया 56 में, 61 में खंभात क्षेत्र, और 73 में बॉम्बे हाई, और 76 में उसका उत्पादन किया जाता है। तो यहां से ऑब्जेक्टिव प्रश्न ये पूछेगा कि बॉम्बे हाई की खोज कब की गई? 1973 ईस्वी में। और यहां से खुदाई कब की गई? 1976 ईस्वी में। अब यहां रुक जाते हैं, काम छोड़ देते हैं। अब हम बढ़ते हैं 1959 ईस्वी में। कहां बढ़ते हैं? 1959 ईस्वी में। 56 में ओएनजीसी की स्थापना हो गई। उसमें तकनीकी सहयोग जो मिल रहा था अमेरिका, रूस, फ्रांस, कनाडा और जर्मनी का। तो भाई ब्रिटेन का क्यों पीछे रहेगा? उन्होंने भी अपनी चाल चली, या उन्होंने भी अपना हाथ आगे बढ़ाया। और 1959 ईस्वी में भारत में जो कि ऑयल की स्थापना की जाती है। ऑयल इंडिया लिमिटेड की स्थापना की जाती है, जिसको शॉर्टकट में ऑयल के नाम से ही जानते हैं। तो इसमें आपसे यह प्रश्न पूछ देगा कि ऑयल जो संस्थान है, कंपनी है, यह किसके सहयोग से है? तो यह कंपनी जो है वह भारत प्लस ब्रिटेन किसका संयुक्त उपक्रम है। दोनों देशों का बराबर का पार्टनरशिप है ऑयल में। भूलिएगा नहीं, ऑयल इंडिया लिमिटेड, ये लिख लीजिएगा, ठीक है ना। अब हम बढ़ते हैं इसके काम की तरफ, कि जहां आप देख रहे हैं कि ओएनजीसी ने 1961 में खंभात और 1976 में बॉम्बे हाई में खुदाई किया, वहीं जो है कि ऑयल ने असम वाले क्षेत्र की महत्ता को स्वीकारा, और इन्होंने असम में तो खुदाई किया ही, और अलग अलग जगहों पर असम, और इसके अलावे उन्होंने अरुणाचल प्रदेश का रुख किया। अरुणाचल प्रदेश का भी रुख किया है। तो यहां देखिए प्रश्न यह होता है कि अरुणाचल प्रदेश में पेट्रोलियम की खुदाई किनके सहयोग से की गई? वो है उन्हीं ऑयल के सहयोग से। ऑयल के सहयोगी देश कौन कौन हैं? तो भारत तो है ही, उसके साथ सहयोग ब्रिटेन का मिल रहा है। तो ये इतिहास आप देख रहे हैं कि बड़ा मजेदार हो रहा है। इसके अलावे यही नहीं रुकता है ये कारवां, वो बढ़ जाता है 1964 ईस्वी। 1964 ईस्वी में आईओसी की स्थापना की जाती है। कई कंपनियों को मिलाकर आईओसी की स्थापना की जाती है, इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन, ठीक है। और ये क्या है? ऑयल इंडिया लिमिटेड। तो ये फुल फॉर्म भी आपसे परीक्षाओं में पूछे जाते हैं, तो इनको बिल्कुल बारीकी से देखिएगा। अब ऑयल की स्थापना 1964 में कर ली जाती है। उसके बाद वर्तमान स्थिति ये है कि सरकारी के साथ साथ गैर सरकारी यानी निजी संस्थान भी इस क्षेत्र में बढ़ चढ़कर हिस्सा ले रहा है। तो इस क्रम में जो महत्वपूर्ण बात पे आपको ध्यान देना है, ये आपसे प्रश्न पूछेगा कि भारत में पेट्रोलियम उत्पादन में तीव्रता कब आई? तो वो बताएंगे आप 1956 ईस्वी के बाद पेट्रोलियम उत्पादन में तीव्रता आई। वो क्यों? कि 1956 ईस्वी में ओएनजीसी स्थापित होता है, ठीक है। ओएनजीसी स्थापित होता है और उसमें शक्तिशाली कई सारे देशों का सहयोग प्राप्त होता है, और उनका मेन बेस हो जाता है कि भारत के नए नए हिस्सों में पेट्रोलियम की खुदाई करनी। तो जरूर बताइएगा कि ये इतिहास आपको कैसा लगा, और ये भी बताइए कि क्या आज से पहले आपने इस तरह का इतिहास आपने सुना था पेट्रोलियम उत्पादन का। तो घबराइए मत, वीडियो समाप्त नहीं हो रहा है, अभी और भी बातें हम इसमें करेंगे। हम चाहेंगे इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, या लिखना चाहे लिख लीजिए, अभी और बातें हम करेंगे। आइए दोस्तों, अब हम देखते हैं
कि भारत में पेट्रोलियम उत्पादन के प्रमुख क्षेत्र को। ठीक है, तो अब जान लीजिए भारत में पेट्रोलियम उत्पादक क्षेत्र को 4 प्रमुख वर्गों में बांटा गया है या 4 प्रमुख भागों में बांटा गया है। अब उसको हम एक एक करके देखने वाले हैं। वो ये कि जैसे भारत में जो पहला या 1 नंबर पे स्थान आता है वो है ब्रह्मपुत्र घाटी क्षेत्र। अब इससे जो देखिए महत्वपूर्ण टॉपिक क्या क्या उभर के सामने आता है वो देख लीजिए। जैसे भारत की सबसे पहले खोजी गई तेल की पेटी। अब देखिए अभी कुछ देर पहले आपने तेल क्षेत्र के बारे में जाना, लेकिन यदि आपसे प्रश्न पूछ दे कि भारत में सबसे पहले खोजी गई पेट्रोलियम की तेल पेटी, तो आप क्या बताएंगे? ब्रह्मपुत्र घाटी क्षेत्र। अब ब्रह्मपुत्र कहां है? वो पूर्वोत्तर भारत का जो 7th स्टेट सिस्टर है उसको आप वो क्षेत्र में ला सकते हैं। वही हुआ सबसे पहले खोजी गई तेल की पेटी जो है कि ब्रह्मपुत्र घाटी क्षेत्र हुई। दूसरा इसके बारे में यह जो एरिया है उसका क्षेत्रफल या विस्तार कह सकते हैं वह दिहांग घाटी से सुरमा घाटी तक विस्तृत है, जिसकी टोटल लंबाई 1300 किलोमीटर है। और अन्य बातें ये आपको जानना है कि इस घाटी क्षेत्र में जो प्रमुख तेल उत्पादक क्षेत्र है उसमें उसका नाम जो है प्रमुख रूप से डिगबोई, बप्पापुंग, हंसापुंग तथा पेंटोला है ना। इस तरह 2-3 नाम है, आराम से याद हो जाएगा। ब्रह्मपुत्र घाटी क्षेत्र में पाए जाने वाले पेट्रोलियम उत्पादन के प्रमुख क्षेत्र का नाम डिगबोई, बप्पापुंग, हंसापुंग और पेंटोला। याद हो जाएगा, 1-2 बार से रिपीट कर लीजिए। डिगबोई, बप्पापुंग, हंसापुंग, पेंटोला। डिगबोई, बप्पापुंग, हंसापुंग, पेंटोला। और कि इस क्षेत्र में जो पेट्रोलियम या फिर कहीं कच्चा तेल का उत्पादन होता है उसका शोधन कहाँ किया जाता है? वो किया जाता है डिगबोई शोधन शाला या शोधन क्षेत्र में। अब देखिए इनको याद रखने का एक ट्रिक ये है कि तत्कालीन भारत का सबसे बड़ा तेल उत्पादक क्षेत्र कौन सा था? 1889 ईस्वी में डिगबोई क्षेत्र में। तो जाहिर सी बात है जहां सबसे अधिक मात्रा में पेट्रोलियम पाया जाएगा इसका शोधन भी तो कोशिश किया जाएगा कि वहीं पर किया जाए, और वही हुआ। ठीक है, तो ये हो गया ब्रह्मपुत्र घाटी से रिलेटेड महत्वपूर्ण टॉपिक। और इसके बाद दूसरा स्थान आता है पश्चिमी अपतटीय क्षेत्र। अब इसके बारे में महत्वपूर्ण टॉपिक देख लीजिए। इस क्षेत्र में जो है कि 3 प्रमुख पेट्रोलियम उत्पादक क्षेत्र है। पहला स्थान बॉम्बे हाई, दूसरा बसीन क्षेत्र और तीसरा आलिया वेट क्षेत्र आता है। अब इन तीनों में से सबसे महत्वपूर्ण क्षेत्र बॉम्बे हाई है, क्योंकि वर्तमान भारत का सबसे बड़ा पेट्रोलियम उत्पादक क्षेत्र बॉम्बे हाई ही है। तो इससे रिलेटेड भी तो कई सारे ऑब्जेक्टिव प्रश्न आपसे पूछे जाते हैं। वो ये देख लीजिए क्या क्या है। भारत का सबसे बड़ा क्षेत्र है पेट्रोलियम उत्पादन का। और अगला क्या इसमें बताना है कि यह जो है मुंबई से 176 किलोमीटर दूर अरब सागर में, यानी मुंबई से दक्षिण पश्चिम की दिशा में मुंबई से 176 किलोमीटर दूर स्थित है। यहां से जो पेट्रोलियम का उत्पादन होता है वह भारत के कुल पेट्रोलियम उत्पादन का 45% से भी अधिक का उत्पादन होता है। अब देखिए अभी कुछ देर पहले ही हमने बताया था कि इसकी खोज 1973 ईस्वी में की जाती है और यहां पर खुदाई 1976 ईस्वी में होती है। और इसकी गहराई जो समुद्र तल है, ये समुद्र तल है, इससे गहराई जहां से इनकी खुदाई होती है समुद्र तल से 1900 मीटर यानी लगभग 2 किलोमीटर गहरा यह क्षेत्र है। तो ये हो गया 2 क्षेत्र। आप चाहे इनको लिख लीजिए या स्क्रीनशॉट लेना है स्क्रीनशॉट ले लीजिए। बाकी के 2 क्षेत्र अभी बताते हैं। आइए दोस्तों देखते हैं और 2 पेट्रोलियम उत्पादक क्षेत्र। 2 तो हो गया, तीसरा है गुजरात का तट। ठीक है, इससे जो महत्वपूर्ण टॉपिक है वो देखते हैं। यह देश का दूसरा सबसे बड़ा तेल उत्पादक क्षेत्र है।
पहला सबसे बड़ा क्या हो गया, बॉम्बे हाई। और दूसरा सबसे बड़ा तेल उत्पादक क्षेत्र कौन सा है, वो है गुजरात का तट। अब उस तट का क्षेत्र जो है उसको दो पेटियों में बांटा गया है। पहले हिस्से में आता है अंकलेश्वर और खंभात, और दूसरे हिस्से में खेड़ा से मेहसाना के बीच का एरिया, जिसमें मुख्य रूप से कलोल, सानंद, नवगाम, बेचराजी और मेहसाना का क्षेत्र आता है। तो ये महत्वपूर्ण चीजें हैं गुजरात के तट के बारे में। इससे जो महत्वपूर्ण प्रश्न उभरता है ये कि देश का दूसरा सबसे बड़ा पेट्रोलियम उत्पादक क्षेत्र कौन सा है। ठीक है, अब चौथा और अंतिम क्षेत्र होता है पूर्वी तट का क्षेत्र, मतलब भारत का पूर्वी क्षेत्र। इसमें मुख्य रूप से नदियों का पेटी क्षेत्र आता है, और वो नदी है गोदावरी, कृष्णा और कावेरी का डेल्टा क्षेत्र। ठीक है, और इस एरिया से जो भी कच्चा तेल, क्रूड ऑयल की प्राप्ति होती है, इसका शोधन किया जाता है पेनाईगुड़ी में। पेनाईगुड़ी कहाँ स्थित है, वह है चेन्नई के निकट। ठीक है, अब ये तो हो गए महत्वपूर्ण पेट्रोलियम उत्पादक क्षेत्र, जिन्हें हम चार भागों में बांटते हैं। एक महत्वपूर्ण प्रश्न जिसे हर हाल में हमें याद रखना है वो ये एक करंट प्रश्न है कि विश्व का सबसे विशाल तेल शोधक क्षेत्र कौन सा है, या विश्व का सबसे विशाल तेल शोधक संयंत्र कौन सा है। बड़ी इंटरेस्टिंग प्रश्न है। वो है भारत के नाम, और उनका नाम है रिलायंस पेट्रोलियम शोधनशाला। वह स्थित है जामनगर में, जो गुजरात में अवस्थित है, और इनकी स्थापना 1999 ईस्वी में किया गया। रिलायंस नाम ही काफी है अपनी पहचान के लिए, तो इसमें बहुत ज्यादा जो है कि डिस्कस करने की आवश्यकता नहीं है। और ये इतना बड़ा, इतना विशाल शोधनशाला है कि इसमें प्रतिदिन 27 मिलियन, कितना, 27 मिलियन टन कच्चा तेल का शोधन किया जाता। अब सोचने वाली बात है, 27 मिलियन टन प्रतिदिन शोधन किया जाता है। तो इस तरह भाई साहब ये पेट्रोलियम उत्पादक क्षेत्र क्लियर हो गया। हम चाहेंगे कि इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, लिखना चाहे लिख लीजिए, क्योंकि और थोड़ी सी बात इस पे हम डिस्कस कर लेते हैं। आज दोस्तों कुछ और बातें जो हमें जाननी चाहिए वो ये कि देखिए, प्रश्न पूछता है कि भारत में तेल शोधक कारखानों की संख्या वर्तमान में कितनी है। तो आपका जवाब क्या होगा, 23। और ये 23 कारखाने हैं। ये है 2010 ईस्वी तक का ये आंकड़ा है, 23 कारखाने हैं, जिसमें पहला कारखाना आपका डिगबोई में असम में स्थापित किया गया 1901 ईस्वी में, और वो कारखाना था IOC, इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन का। और 23वां कारखाना जो 2010 ईस्वी में स्थापित किया गया वो है पारादीप में IOC। वो पारादीप कहाँ है, ओडिशा में। ठीक है, इस तरह आप देखेंगे कि वर्तमान में तेल शोधक कारखानों की संख्या सबसे ज्यादा किसके अधीन आता है, वो है IOC के ही अधीन सबसे अधिक संख्या है। और वो है लगभग 7 गो जो कारखाना है वह IOC अकेला मॉनिटरिंग करता है, या अकेला इनके अधीन आता है। अगला जो महत्वपूर्ण क्वेश्चन है जिसे हमें आपको जानना चाहिए कि भारत में गहन ऊर्जा संकट सबसे पहले कब आया था। मतलब एक वर्ष ऐसा आया कि हम तो अक्सर विदेशी आयात करते थे पेट्रोलियम का, तो अचानक जो पेट्रोलियम निर्यातक देश है ओपेक, उन्होंने अपने पेट्रोलियम पे, उनका एक समूह है, उन्होंने अचानक जो वृद्धि 4 गुनी ज़्यादा, यानी जो चीज़ें हमें 100 रुपये में मिलती थी वो चीज़ें अचानक 400 रुपये किलो हो गया, तो कोई भी इंसान या अर्थव्यवस्था अचानक चरमरा जाएगा। ठीक है, तो वही हुआ कि भारत में पहली बार गहन ऊर्जा संकट 1973 ईस्वी में आया। क्यों आया,
तो ये चीजें, इनका जवाब आप बताएंगे। ओपेक देशों द्वारा पेट्रोलियम के मूल्य में अचानक 4 गुनी वृद्धि कर देने के कारण। तो इस तरह हमने पेट्रोलियम उत्पादन भारत के संदर्भ में करीब करीब हमने हल कर दिया है। आई होप कि आपको वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइए। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब का घंटा जरूर बजा दीजिएगा। और हाँ, अगर आप हमारे वीडियो को हमेशा पाना चाहते हैं, आप हमारे वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले पाना चाहते हैं, तो प्लीज बेल आइकन को जरूर बजाइएगा। और अगर वीडियो पसंद आता है तो इसे दोस्तों में शेयर जरूर कीजिएगा। तब तक के लिए थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।